जिस अखंड भारत की परिकल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धूमिल होने लगी। सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा और युद्ध से दूर हो गया। सम्राट अशोक तक तो सब ठीक रहा, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने भी अहिंसा की ही नीति अपनाई, जिसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिशों में लग गए। इसी के फलस्वरूप अशोक की मृत्यु और बृहदत्त के अंतिम शासक बने रहने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया था। वहीं इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट से जूझ रहा था, तब मौर्य शासकों ने अहिंसात्मक नीतियां अपनाई थी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वह अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक था, यहाँ के शासकों की अहिंसात्मक नीतियाँ। अहिंसात्मक नीतियाँ गलत नहीं हैं, पर अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में भी बृहदत्त को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते समय एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा का जो वचन देता है, उसे वह पूरा करने में पूर्णतः असफल रहा। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और विदेशी आक्रमणकारी भारत विजय के कुस्वप्न देख रहे थे। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक योद्धा शासक की आवश्यकता थी। जल्द ही उसे पुष्यमित्र शुंग नाम का वो महान शासक मिल गया। पुष्यमित्र शुंग ने देश हित के लिए मौर्य वंश के आखिरी सम्राट बृहदत्त की हत्या करके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उनका झुकाव आरंभ से ही सेना की ओर होने के कारण साम्राज्य का शासक बनने पर भी वे खुद को सेनापति ही कहलवाए। सत्ता संभालते ही पुष्यमित्र शुंग के सामने सबसे बड़ी समस्या थी साम्राज्य का असंगठित होना, जिसका लाभ विदेशी उठाना चाहते थे। जिस समय पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, उस समय साम्राज्य की स्थिति दयनीय थी। कलिंग, महाराष्ट्र, आंध्र जैसे राज्य स्वतंत्र होकर मगध साम्राज्य के लिए चुनौती बन रहे थे। इसके अतिरिक्त देश की सीमा क्षेत्रों पर पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण यूनानी आक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसने सर्वप्रथम देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया और साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग विजयी रहे। यह विजय इनकी महान उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि उसने यवनों को भारत पर अधिकार करने नहीं दिया। यवनों के आक्रमण की जानकारी मालविकाग्नि मित्र, पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता के युग पुराण में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने पुनः एक नए अखंड भारत की नींव रखी, एक ऐसे अखंड भारत की नींव जहां वैदिक संस्कृति अपने मूल महानता की ओर लौटने लगा। इस काल में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई। उसने राष्ट्र निर्माण के तत्वों में सनातन धर्म के महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मगध साम्राज्य के लगभग सभी निवासियों तक वैदिक शिक्षा की पहुंच थी। कुछ इतिहासकार इन्हें कट्टर सनातनी और बौद्ध धर्म के विरोधी बताते हैं। केवल कुछ बौद्ध ग्रंथों को यदि छोड़ दिया जाए तो इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सांची और भरहुत जैसे बौद्ध स्तूपों का अधिकांश हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में निर्मित हुआ था। यदि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का इतना ही विरोधी होता तो आज सांची में बौद्ध स्तूप नहीं, अपितु भगवान विष्णु के मंदिर होते।